हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि यूरोपियंस का भारत आने का सफर आखिरकार कैसे शुरू हुआ। वास्को डी गामा ने 1498 में डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर किया था। जब वो कैलिकट पहुंचा तब यह एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। शुरुआत में पोर्तुगीज का मकसद सिर्फ ट्रेड करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मिलिट्री फोर्स का यूज करके पॉलिटिकल कंट्रोल भी बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने गोवा, कोचीन, दीव इन जैसे कीपोर्ट्स पर अपना कब्जा जमाया। उनकी सफलता के पीछे कुछ फेवरेबल कंडीशंस भी थी, जैसे भारत के कोस्टल रूलर्स का वीक रेसिस्टेंस, अरब और टर्किश ट्रेडर्स से उनकी नेवल राइवलरी और साथ ही साथ उनका सुपीरियर नेवल पावर, जिसकी वजह से वो जल्दी डोमिनेट कर गए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोर्तुगीज का रोल आगे कैसे बढ़ा, क्या उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था और उनके डिक्लाइंस के क्या रीजन थे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहला सब टॉपिक जो है वो है पोर्तुगीज स्टेट इन इंडिया। इसको बोलते हैं एस्टाडो पोर्तुगीज द इंडिया। तो जब हम पोर्तुगीज प्रेजेंस की बात करते हैं तो आमतौर पे लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन असल में उनका जो एस्टाडो पोर्तुगीज द इंडिया था, यानी स्टेट ऑफ पोर्तुगीज इंडिया, वो इंडियन हिस्ट्री का एक मेजर पार्ट था। जितना क्रेडिट उसे मिलता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। अधिकतर जो फोकस रहता है हिस्ट्री का वो ब्रिटिशर्स पे रहता है और इसके कारण पोर्तुगीज के का जो स्टेट था, उनका जो रूलिंग था, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन वास्को डी गामा के अराइवल के सिर्फ 50 सालों के अंदर ही, अब देखो वास्को डी गामा कब आया था, तो ये चीज आपको एकदम क्लियर कट होगा कि वास्को डी गामा 1498 में आया था, क्योंकि इस पे हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया कि 1497 में क्रू निकलता है, 3 जहाजों का बेड़ा निकलता है, जिसका हेड जो था वो वास्को डी गामा था। 11 महीने का सफर तय करके वो भारत पहुंचता है और भारत में केरल जो राज्य है, केरल में जो पोर्ट था, एंट्री पोर्ट, उसका नाम था कैलिकट। कैलिकट पे वो पहुंचता है, जहां पे राजा जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत होता है। तो 1498 में वो एंट्री करता है और एंट्री के 50 सालों के अंदर ही पोर्तुगीज ने कोस्टल एरिया पर कब्जा कर लिया था। गोवा के अराउंड 60 मील तक कोस्टल एरिया जो था वो उनके अपने खुद के कंट्रोल में था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग रीजन्स में उनका कंट्रोल कैसा था। जैसे अगर वेस्ट कोस्ट कंट्रोल की बात की जाए, वेस्टर्न रीजन में उनके कंट्रोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुंबई से लेकर दमन तक, ठीक है, मुंबई से लेकर दमन तक और गुजरात के अप्रोचेस तक एक नैरो ट्रैक था, जिसमें पोर्तुगीज के पास टोटल 4 मेजर पोर्ट थे। साथ ही साथ 100 ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस भी उनके इन्फ्लुएंस में थे। यानी वेस्ट कोस्ट में इनका कंट्रोल था, मुंबई से लेकर दमन वाला रीजन, दमन एंड दीव वाला रीजन, साथ ही साथ गुजरात के कुछ अप्रोचेस थे, और इस पूरे एरिया में उनके पास टोटल 4 मेजर पोर्ट थे। अब अगर साउथ में इनके कंट्रोल की बात करते हैं, साउथ इंडिया में, कि साउथ इंडिया में इनका जो प्रेजेंस था वो कैसा था, तो इनका प्रेजेंस साउथ इंडिया में भी स्ट्रांग था। मंगलोर, कन्नूर, कोचीन, कैलिकट जैसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट फोर्ट्स और ट्रेडिंग पोस्ट वो पोर्तुगीज के अंडर में थे। जो मालाबार रीजन था वहां पे इनका जो पावर था वो पूरी तरह से कंसोलिडेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी उनका इन्फ्लुएंस इतना था कि वहां के जो लोकल स्पाइस ग्रोइंग रूलर्स थे उनके ऊपर इनका कंट्रोल एस्टैब्लिश था। यानी कि वेस्ट में भी इनका कंट्रोल था, मुंबई से लेकर दमन एंड दीव तक, गुजरात के अप्रोचेस तक, इस पूरे रीजन में इनके पास 4 पोर्ट थे। साथ ही साथ साउथ इंडिया की अगर बात करें तो मंगलोर, कन्नूर, कोचीन, कैलिकट वाले रीजन में इनका कंट्रोल था। मालाबार में इनका कंट्रोल पूरी तरह से नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पे जो लोकल स्पाइस ग्रोइंग रूलर्स थे उनके ऊपर इनका इन्फ्लुएंस था। ईस्ट कोस्ट की अगर बात करते हैं, ईस्ट कोस्ट की अगर बात करते हैं तो 2 प्लेस आते हैं, सैंथोम और नागपट्टिनम। सैंथोम और नागपट्टिनम जो थे वो पोर्तुगीज के मिलिट्री और ट्रेडिंग आउटपोस्ट थे। यानी कि ईस्ट कोस्ट पे भी पोर्तुगीज ने अपना एक्सपेंशन किया था। 16th सेंचुरी के एंड तक
हुगली जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड था, वहां भी एक वेल्थी पोर्तुगीज सेटलमेंट एस्टैब्लिश हो गई थी। तो पोर्तुगीज प्रेजेंस सिर्फ गोवा तक लिमिटेड नहीं था, उनका कंट्रोल और इन्फ्लुएंस वेस्ट, साउथ और ईस्ट कोस्ट तक फैला हुआ था, और उनका स्टाडो पोर्तुगीज द इंडिया एक ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनियल स्ट्रक्चर में तब्दील हो चुका था। अब देखो, यानी हमने इनका एक्सपेंशन देख लिया कि कहां कहां तक इनका एक्सपेंशन था, कहां कहां पे इनके पोर्ट थे, कहां कहां पे इनके सेटलमेंट थे, कहां कहां पे इनके फोर्ट्रेसेस थे। तो अब इनके डिप्लोमेसी के बारे में और आखिरकार ये भारत से जाते कब है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो पोर्तुगीज सिर्फ ट्रेड और कोस्टल फोर्ट्स तक सीमित नहीं थे, उन्होंने डिप्लोमेटिक लेवल पे भी इंडिया के बड़े बड़े किंगडम के साथ रिलेशन बनाए थे। गोवा से लेकर दक्कन तक पोर्तुगीज के एनवॉयज और एम्बेसडर एक्सचेंज किए जाते थे, यानी गोवा और जो मेजर इंडियन किंगडम्स थे, जो दक्कन वाला रीजन था, वहां पे एम्बेसडर्स, एनवॉयज, इन सब का एक्सचेंज होता था। 1570 में सुल्तान के साथ इन्होंने ट्रीटी साइन की थी, यानी पुर्तगाली और दक्कन का जो सुल्तान था उसके बीच में ट्रीटी साइन की गई थी, समझौता किया गया था, संधि पे हस्ताक्षर किया गया था। और ये जो ट्रीटीज थी ये रेगुलरली रिन्यू होती रहती थी जब तक दक्कन सल्तनत का एग्जिस्टेंस था, यानी दक्कन सल्तनत जब तक एग्जिस्टेंस में था तब तक पोर्तुगीज और दक्कन के सुल्तान के बीच में ट्रीटीज वगैरह साइन होती रहती थी, और वो समय के अनुसार उसमें इनेक्टमेंट होते रहते थे, वो रिन्यू होती रहती थी। इसका मतलब ये है कि पोर्तुगीज ने एक परमानेंट डिप्लोमेटिक चैनल मेंटेन किया था, और जब कभी भी इंडियन किंगडम्स के बीच पावर स्ट्रगल होता था, पोर्तुगीज कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो तरीका डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो जरूर उसमें कोई ना कोई रोल, स्ट्रेटजिक रोल प्ले करते थे। यानी आप देखो कि ये लोग यूरोपियंस हैं, ये बाहर से आए हैं। रोमन एम्पायर का जब फॉल हुआ था उसके बाद अरब ट्रेडर्स ने पूरे सेंट्रल एशिया वाले रीजन, इजिप्ट और पर्सिया वाले रीजन पर उन्होंने लगभग कंट्रोल कर लिया था। ऑटोमन टर्क्स ने रेड सी वाले रीजन पे कंट्रोल कर लिया था। तो एक ऐसा मोमेंट था कि इन्हें बिचौलियों का सहयोग लेना पड़ रहा था। फिर ये समुद्री रास्ते की खोज करने लगे, भारत पहुंचते हैं, और उसके कुछ समय बाद ही ये भारत के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये कैसा अपने आप को पावरफुल बना रहा है। जब कभी भी, अब देखो इन्होंने किसके किसके बीच में रोल प्ले किया, तो विजयनगर एम्पायर और दक्कन सुल्तान, यानी जो विजयनगर एम्पायर था और जो दक्कन का सुल्तान था, इसमें जब कभी मैटर होता था, कोई डिस्प्यूट होता था, तो पोर्तुगीज में रोल प्ले करते थे। साथ ही साथ दक्कन का सुल्तान और मुगल्स, इनके बीच में जब डिस्प्यूट होता था, यहाँ भी वो रोल प्ले करते थे। मुगल्स और मराठा के बीच में जब कभी डिस्प्यूट होता था तब भी ये रोल प्ले करते थे। यानी हर समय पोर्तुगीज ने स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग गेम खेला, कभी किसी एक पार्टी को सपोर्ट किया, कभी न्यूट्रल रहा, कभी किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन हर मोमेंट पे इन्होंने अपने इंटरेस्ट को बहुत ही ज्यादा सिक्योर किया। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, इसका मतलब है कि पोर्तुगीज ने एक परमानेंट डिप्लोमेटिक चैनल मेंटेन किया था। तो जिस तरह पोर्तुगीज इंडिया आने वाले पहले यूरोपियंस थे, यानी सबसे पहले कौन सा यूरोपियन भारत आया, कौन सी कंपनी भारत आई, कौन सा देश भारत आया, तो वो था पोर्तुगीज। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जानो, पोर्तुगीज तो सबसे पहले आए ही, लेकिन सबसे लेट से कौन गया, तो सबसे लेट से भी गए पोर्तुगीज। यानी सबसे पहले कौन आया, पोर्तुगीज। सबसे लेट से कौन गया इंडिया से, तो पोर्तुगीज। 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोवा, दमन और दीव को रिकैप्चर किया, और तब जाके पोर्तुगीज कॉलोनियल रूल फाइनली एंड हुआ, लगभग 450 साल तक। यानी लगभग 450 साल तक ये लोग हमारे यहाँ रहे। और उसके बाद फाइनली 1961 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोवा, दमन और दीव को रिकैप्चर कर लिया, तब जाके इनके कॉलोनियल जो रूल था, जो कॉलोनियल एरिया था, उससे हमें छुटकारा मिला। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार पोर्तुगीज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको उन्होंने इंडिया में कैसे एस्टैब्लिश किया था। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका जो प्रशासन था, तो उसमें जो सबसे टॉप अथॉरिटी थी वो थी वायसराय की। वायसराय जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का हेड था। इसका टेन्योर जो था वो लगभग
3 साल तक होता था। और इसका हेल्प करने के लिए स्टार्टिंग में एक सेक्रेटरी का पोस्ट था, केवल सेक्रेटरी का पोस्ट था वायसराय का हेल्प करने के लिए स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में ग्रेजुअली बाद के कुछ सालों में एक काउंसिल का भी गठन कर दिया गया फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड एडवाइस। यह जो काउंसिल थी ये पॉलिसी बनाती थी और ये वायसराय को एडवाइस वगैरह देती थी। फिर यानी सबसे पहले कौन आया, तो वायसराय। वैसे ही एक और इंपॉर्टेंट पोस्ट है वेडोर दा फजेंडा। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर था जो ट्रेड और इनकम को मैनेज करता था, यानी रेवेन्यू कलेक्शन और कार्गो मैनेजमेंट वाला इसका काम था, ट्रेड और इनकम को मैनेज करता था। ये जो था, जो फ्लीट जो डिस्पैच होती थी उनसे रिलेटेड भी इसके पास कंट्रोल था। अब इसके बाद आते हैं कैप्टन्स और फैक्टर्स, यानी अभी तक कौन कौन से हुए, और उसके बाद वेदोर दा फजेंडा। फोर्ट्रेसेस और जो फ्लीट था, फोर्ट्रेसेस फ्लीट की जिम्मेदारी किसके पास है, तो वेदोर दा फजेंडा। अब जो फोर्ट्रेसेस हैं उसकी जिम्मेदारी होती थी कैप्टन के पास। जो अफ्रीका से लेकर चाइना तक इनके जो फोर्ट्रेसेस फैले हुए थे उसको संभालने का काम किसका था, इस पोर्तुगीज टेरिटोरी को संभालने का काम किसका था, तो ये था कैप्टन के पास। कैप्टन के साथ होते थे फैक्टर्स, यानी कैप्टन के साथ जो लोग होते थे उनको बोलते थे फैक्टर्स। ये कमर्शियल और लोकल डिसीजन में मदद करते थे, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल मैटर्स ये सब उसमें मदद करते थे। ये एजेंट के तौर पे काम करते थे फॉरेन टेरिटोरीज में। लेकिन अब देखो, यानी कि हमने देख लिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, तो वायसराय था, वायसराय का हेल्प करने के लिए सेक्रेटरी था। फिर बाद में आगे कुछ सालों में एक काउंसिल का भी गठन कर दिया गया। उसके बाद वेदोर दा फेजेंटा था, ये रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड मैटर देखता था, फ्लीट्स के डिस्पैच से रिलेटेड मैटर देखता था। फिर कैप्टन था, कैप्टन जो था वो फोर्ट्रेसेस की देखभाल करता था अफ्रीका से लेकर चाइना तक। कैप्टन के साथ होते थे फैक्टर्स, ये मदद करते थे, लोकल अफेयर्स देखते थे, कमर्शियल मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मैटर्स में हेल्प करते थे कैप्टन की। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कम्युनिकेशन गैप था। ठीक है, यूरोप से इंडिया या अफ्रीका तक बात पहुंचने में काफी टाइम लगता था। इस वजह से जो कैप्टन थे और जो फैक्टर्स थे उन्होंने कई बार पावर का गलत इस्तेमाल किया, यानी कि कम्युनिकेशन गैप था। तो अगर कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे होती है तो उसको मेन पावर सेंटर के पास जाने में समय लगेगा। तो इस कम्युनिकेशन गैप के कारण कैप्टन और फैक्टर ने इस पावर का अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, पर्सनल प्रॉफिट के लिए भी अथॉरिटी का मिसयूज किया। तो ओवरऑल पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्ट्रक्चर्ड था, लेकिन डिस्टेंस और वीक मॉनिटरिंग के कारण कई बार करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर भी देखने को मिलता है। अब जो पोर्तुगीज की रिलीजियस पॉलिसीज थी उस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखो, पोर्तुगीज जो इंडिया में रिलीजियस पॉलिसीज एडॉप्ट की थी उसका सिस्टम ऐसा था कि पोर्तुगीज माइंडसेट ईस्ट में भी वही था जो उनका नॉर्थ अफ्रीका में था। मूर्स और अरब उनके पुराने दुश्मन थे। तो जब वो ईस्ट यानी कि इंडिया आए तो वो उनके साथ क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने की जील भी थी, यानी वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते थे। मुस्लिम के खिलाफ भेदभाव और प्रोसिक्यूशन का उनका माइंडसेट तो पहले से ही था। शुरुआत में जो पोर्तुगीज थे वो हिंदू के प्रति काफी टॉलरेंट थे, लेकिन जब गोवा इनक्विजिशन हुआ उसके बाद से वो हिंदुओं के ऊपर भी धर्म के नाम पर अत्याचार वो लोग करने लगे। यानी स्टार्टिंग में वो लोग हिंदूज के प्रति नॉर्मल थे, टॉलरेंट थे, लेकिन गोवा इनक्विजिशन के बाद वो हिंदुओं के ऊपर भी अत्याचार करने लगे। अब देखो उस समय किसका रूलिंग चल रहा था इंडिया में, सेंट्रल अथॉरिटी कौन थी, तो मुगल्स। 1526 में मुगल एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। उसके बाद मुगल एम्पायर कंटिन्यू रहता है, इसी बीच में पोर्तुगीज भी आए हैं, तो पैरेलल कनेक्शन यहाँ पे चल रहा है। तो अब ये देखते हैं कि मुगल्स के साथ इनका इंटरेक्शन कैसा था। तो 1579 में अकबर ने गोवा के चर्च अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट किया, उनके पास लेटर भेजा जिसमें उसने 2 लर्न प्रीस्ट को भेजने का रिक्वेस्ट किया था। अकबर को थियोलॉजी में बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट था। थियोलॉजी का मतलब हो गया गॉड रिलेटेड मैटर्स। तो इस कारण से
अब जो चर्च अथॉरिटीज थी, जो पुर्तगीज चर्च अथॉरिटीज थी, उन्होंने सोचा कि एक गोल्डन चांस मिला है कि अकबर को ही कन्वर्ट कर देते हैं, जो मुगल एम्पेरर है उसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तब दो जेसुइट फादर्स, रुडोल्फो एक्वावाइबा और एंटोनियो मोंजेराटे, यानी जो पहला जेसुइट मिशन था 1580 में स्टार्ट हुआ, तो उस समय दो फादर रुडोल्फो एक्वावाइबा और एंटोनियो मोंजेराटे ये अकबर के कोर्ट में पहुंचे। उस समय अकबर का जो कोर्ट था वो फतेहपुर सीकरी में लगता था, जो दरबार था वो फतेहपुर सीकरी लगता था। तो 28 जनवरी 1580 को 28 ऑफ फेब 1580 को ये लोग फतेहपुर सीकरी पहुंचे। इज्जत के साथ इनको रिसीव किया गया। लेकिन 1583 तक इन लोगों को ये बात ये समझ आएगी कि अकबर ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने का जो बात किया था, वैसे बात तो उसने किया नहीं था, उसने बस उसका तो थियोलॉजी में इंटरेस्ट था, इस कारण से उसने बुलावा भेजा था। तो इनको लगा कि ये लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनका ये जो उम्मीद था, इस उम्मीद पे पानी फिर गया, क्योंकि अकबर ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब अगला जो सेकेंड जेसुइट मिशन है ये स्टार्ट होता है 1590 में और 1592 में ये एंड होता है। फिर से अकबर के द्वारा बुलावा भेजा गया। 1590 में सेकेंड मिशन आया, लेकिन 1592 तक ये फेल भी हो गया। जो तीसरा मिशन था वो 1595 के बाद स्टार्ट होता है। और इस समय जो कोर्ट बैठता था, जो दरबार लगती थी, वो लगती थी कहाँ? वो लगता था कहाँ पे? तो लाहौर में। लाहौर में दरबार लगता था। ये मिशन जो था, जो थर्ड मिशन था, ये थोड़ी देर तक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बन गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बना। और ये जो मिशन था, इस मिशन के लीडर कौन थे? तो फादर जेरोमी जेवियर और इमैनुअल पेनहाइरो। तो ये कुछ समय तक परमानेंट इंस्टीट्यूशन भी बन गया था कोर्ट में। इनके लेटर्स ने अकबर के बाद के शासनकाल को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन फिर भी अकबर जो था वो कभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब देखते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर को प्रिंस सलीम बोलते हैं। तो जब जहांगीर ने गद्दी संभाली तो उसने पहले जेसुइट प्रिस्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, उनको उसने वैल्यू नहीं दिया। लेकिन बाद में 1606 में उसने संबंध सुधारने का प्रयत्न किया और लाहौर में एक चर्च और कोलेजियम का मतलब है कि जो प्रीस्ट होते हैं उनके रहने का स्थान, तो एक चर्च और एक कोलेजियम रिटेन करने का मौका दिया उन लोगों को। फिर 1608 में आगरा में पब्लिक बैप्टिज्म हुआ, यानी कन्वर्जन हुआ। तो कन्वर्जन को यहाँ पे बैप्टिज्म बोलते हैं। और जेसुइट जो थे उनको बहुत ही ज्यादा फ्रीडम मिल गया था। लेकिन जहांगीर को फिर भी ये लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जहांगीर कभी कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये सब देखकर जेसुइट्स को लगा कि शायद जहांगीर क्रिश्चियन नहीं बनेगा। पहले तो उम्मीद थी, जब उन्होंने 1608 में आगरा में पब्लिक बैप्टिज्म किया तो उनको उम्मीद लगा कि जहांगीर जो है वो क्रिश्चियन बन जाएगा, लेकिन ये उम्मीद भी फेल हो गई। अब पब्लिक जो पुर्तगीज वायसराय था वो काफी एरोगेंट हुआ, जेसुइट इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा था, लेकिन पुर्तगीज वायसराय के एरोगेंस ने मुगल के साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन को खराब कर दिया। अब चूंकि अब यहां से खराब होना स्टार्ट होता है, तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, पुर्तगीज लूज फेवर विद द मुगल्स, यानी मुगल के साथ इनके कैसे संबंध खराब हो रहे हैं। तो अब देखो 1600 में 31 ऑफ दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर साइन किया था, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज यानी इंडिया और इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने का एक्सटेंसिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट मिला था। तो अब वो लोग भी यहाँ आ रहे हैं। तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आता है। उसके वो जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम था हेक्टर, और ये भारत में कहाँ पे आता है? तो सूरत वाले रीजन में आता है। पुर्तगीज वास्को डी गामा कहाँ पे आया था? तो केरल के कैलीकट में। कैप्टन हॉकिंस यानी ब्रिटिशर्स कहाँ पे आते हैं? तो ये सूरत में आते हैं। अब ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, तो इसके पास उस समय जो इंग्लैंड का राजा था उसका नाम था जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट का यह एक लेटर लेकर आया था मुगल एम्पेरर के पास, जिसमें इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन मांगी गई थी। यानी उस लेटर में लिखा गया था कि वो जो मुगल एम्पेरर है वो उनको राइट दे दे, कि वो अधिकार दे दे कि वो लोग भी भारत में व्यापार कर सकें। अब चूंकि पुर्तगीज का इंटरेस्ट इससे खतरे में आएगा, तो पुर्तगीज ने यह कोशिश किया कि हॉकिंस जो है वो मुगल कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं। स्पेशली इसमें जो पर्सन थे वो थे फादर पिनहाइरो।
पिनहाइरो ने एक बहुत ज्यादा प्रयास किया कि मुगल कोर्ट तक ये पहुंचे ही नहीं। कौन नहीं पहुंचे? कैप्टन विलियम हॉकिंस। लेकिन ये जो इनका अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। जहांगीर ने हॉकिंस को बहुत बड़ा फेवर दे दिया। इसका रीजन ये था कि हॉकिंस ने टर्किश भाषा में एम्पेरर से डायरेक्ट बात की थी। अब चूंकि टर्किश भाषा में एम्पेरर से डायरेक्ट बात की थी तो इससे जहांगीर खुश हो गया था और जहांगीर ने हॉकिंस को काफी रिस्पेक्ट के साथ अपने दरबार में बिठाया। जहांगीर ने उसे मनसबदार बनाया, ठीक है, मनसबदार बनाया, 400 रैंक दिया उसे और उसकी सैलरी रखा उसने उसका 30,000। लेकिन वो तो कभी उसको दिया ही नहीं गया, ठीक है। तो साथ ही साथ ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है, इसने एक अर्मेनियन क्रिश्चियन की बेटी मुबारक शाह से भी शादी कर लिया। एक अर्मेनियन क्रिश्चियन था, अर्मेनिया का क्रिश्चियन था मुबारक शाह, उसके साथ इसने कैप्टन विलियम हॉकिंस ने शादी कर ली। अब चूंकि इसको बढ़िया से इसको रखा गया है, बढ़िया से स्वागत सत्कार इसका किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है पोर्तुगीज से इनके बीच में डिस्प्यूट होंगे। तो जब इंग्लिश को ट्रेडिंग राइट्स मिले तो पोर्तुगीज इस बात का बुरा मान गए। बाद में एक ट्रूस हुआ, ट्रूस का मतलब समझौता, मुगल्स और पोर्तुगीज के बीच में एक ट्रूस हुआ। लेकिन पोर्तुगीज ने इंग्लिश शिप्स को सूरत पोर्ट में घुसने से रोक दिया। यानी कि ट्रूस तो हुआ था लेकिन पोर्तुगीज ने इंग्लिश का जो जहाज था, इंग्लिश का जो शिप था, उसको सूरत के बंदरगाह में घुसने से रोक दिया। तो इस कारण से जो हॉकिंस था वो 1611 में फ्रस्ट्रेट होकर कोर्ट छोड़कर चला गया। अब इसके बाद 1612 में एक बैटल होता है। नवंबर 1612 में सूरत वाले रीजन में एक गेम चेंजिंग बैटल होता है और जो ब्रिटिशर्स की तरफ से था उसका नाम था कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट का जो शिप था उसका नाम था ड्रैगन। इस शिप के साथ और एक और छोटी सी शिप थी इसके पास, ओसिएंडर, उसके साथ मिलकर इसने पोर्तुगीज से लड़ाई की और पोर्तुगीज को हरा दिया। यानी ब्रिटिशर्स ने पोर्तुगीज को हरा दिया। ब्रिटिशर्स कब आए? 1608 में। पोर्तुगीज कब आए? 1498 में। यानी इतने सालों का गैप है, उसके बाद भी ब्रिटिशर्स ने पोर्तुगीज को हरा दिया। जहांगीर जो था, अब इसके पास तो अपनी नेवी नहीं थी, इस कारण से यह इंग्लिश की जीत से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। यानी ब्रिटिशर्स की जीत से यह बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया और पोर्तुगीज पर भरोसा इसका कम होने लगा। 1613 में पोर्तुगीज ने मुगल शिप को ही लूट लिया। अब देखो, जो भारत का बादशाह था उस समय, उसी के जहाज को इसने लूट लिया। जितने मुस्लिम लोग थे उसमें पैसेंजर, उन सबको इसने बंदी बना लिया। तो इस कारण से उस समय सूरत का गवर्नर था मुकर्रब खां। सूरत का गवर्नर कौन था उस समय? तो मुकर्रब खां। तो जहांगीर ने मुकर्रब खां को यह ऑर्डर दिया कि इन पुर्तगालियों से अब कंपनसेशन लिया जाए। अब जब तक शाहजहां का रूलिंग आता है, पोर्तुगीज का जो कोर्ट इन्फ्लुएंस था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उनका सपना कि मुगल रॉयल फैमिली को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए वो भी अब खत्म हो गया, वो भी पूरी तरीके से फेल हो गया। तो वहीं यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया आपको कि ड्यूरिंग शाहजहां रेन द पोर्तुगीज लॉस्ट ऑल स्पेशल प्रिविलेज इन द मुगल कोर्ट। देयर होप ऑफ कन्वर्टिंग द मुगल रॉयल फैमिली टू क्रिश्चियनिटी was entertained during Akbar and Jahangir's time was finally crushed। अब देखो, अब एक अगला सब टॉपिक है, वो है कैप्चर ऑफ हुगली। बंगाल में पुर्तगीज का प्रेजेंस जो था वो 16th सेंचुरी से था। 1579 में उन्हें एक इंपीरियल फरमान मिला था जिसके बेसिस पर उन्होंने सतगांव के पास हुगली नदी के किनारे अपना ट्रेड बेस बनाया। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के अपनी पोजीशन मजबूत की और जो पूरा ट्रेड था सतगांव से वो हुगली शिफ्ट हो गया। यानी पहले ट्रेडिंग सेंटर क्या था? सतगांव। लेकिन फरमान मिलने के बाद सतगांव के समीप इन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए, कस्टम हाउस बनाए और उसके बाद अब जो पूरा ट्रेड था वो हुगली में शिफ्ट हो गया। पोर्तुगीज ने सॉल्ट के मोनोपोली को ले लिया, यानी सॉल्ट पे एक अधिकार कर लिया, अपना कस्टम हाउस बनाया इन्होंने और टोबैको ट्रेड पे भी, तंबाकू का जो ट्रेड था उस पर भी टैक्स सिस्टम लागू कर दिया क्योंकि उस समय टोबैको जो था वो इंपॉर्टेंट ट्रेड आइटम बन गया था। लेकिन अब इस चीज से भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी मुगल्स को, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब पोर्तुगीज ने स्लेव ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया।
हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीदना या चुरा लेना, उन्हें क्रिश्चियन बनाकर गुलाम बना देना, यही सब ये काम करने लगे। मुमताज महल की जो 2 स्लेव लड़कियां थी उसको भी पुर्तगालियों ने चुरा लिया। तो शाहजहां ने इसके बाद एक्शन लेने का ऑर्डर दिया और 24 जून 1632 को बंगाल का गवर्नर था उस समय कासिम खान। कासिम खान ने हुगली का सीज स्टार्ट कर दिया, यानी हुगली पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली 3 महीने के बाद मुगलों ने हुगली पर कब्जा कर दिया। मुगलों के लगभग 1000 आदमी हारे गए, 1000 आदमी लगभग मारे गए, और लेकिन 3 महीने बाद इन्होंने आखिरकार हुगली पे कब्जा कर लिया। और साथ ही साथ 400 प्रिजनर को ये लोग लेकर गए, कहां पे, तो आगरा में। और वहां पे या तो उनका कन्वर्जन किया गया या फिर उनको स्लेव बनाया गया। यानी प्रिजनर्स को 2 चॉइस दी गई, या तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर गुलाम बन जाओ। थोड़े टाइम तक क्रिश्चियन परसिक्यूशन चालू रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये खत्म हो गया। यानी कि अब हमने ये देखा कि कैसे ये जो पोर्तुगीज थे, कैसे इन्होंने मुगल्स के साथ इनका रिलेशन खराब हुआ, कैसे इन्होंने धीरे धीरे अपने पावर को खो दिया। अब बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया, यानी पोर्तुगीज का डिक्लाइन कैसे होता है, उसके क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला आता है लॉस ऑफ ट्रेड डोमिनेंस, दूसरी कंपनियां भी आ गई थी। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री चैलेंजेस, उधर मुगल एम्पायर के साथ भी इनका रिश्ता खराब हो गया था, इधर ब्रिटिशर्स भी आ गए थे, डच भी आ गए हैं। रिलीजियस इंटॉलरेंस, ये हर किसी का वो परसिक्यूशन करते थे, ये हर किसी का कन्वर्जन करना चाहते थे। इनके बीच में खुद करप्शन था, क्योंकि हमने देखा था कम्युनिकेशन गैप था। जो पोर्तुगीज का फोकस था वो खुद भारत से शिफ्ट होकर वो ब्राजील जाने लगा। जो सी रूट मोनोपोली थी वो ब्रेक डाउन हो गई, यानी कि दूसरे पावर भी इसमें आने लगे। राइज ऑफ डच एंड इंग्लिश, डिक्लाइन ऑफ गोवाज इंपॉर्टेंस, गोवा का इंपॉर्टेंस भी खत्म होने लगा था। तो अगर इस पे डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं तो देखो 18th सेंचुरी तक आते आते पोर्तुगीज का जो कमर्शियल इन्फ्लुएंस था इंडिया में लगभग खत्म हो चुका था। कुछ लोग जो थे पोर्तुगीज, कुछ पर्सन जो थे वो अपने पर्सनल लेवल पे ट्रेड करते थे, लेकिन ज्यादातर पायरेसी और रॉबरी में लोग लग गए थे। बे ऑफ बंगाल में हुगली एक बेस बन गया था उनके पायरेसी ऑपरेशंस के लिए। यानी ये समुद्री जो डाकू वाला सिस्टम था, ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में हुगली को बेस इन्होंने बना लिया था, और वहां से ये समुद्र में दूसरों के जहाज लूटने का कार्य करते थे। तो पोर्तुगीज के डिक्लाइन के पीछे जो वजह थी, तो उसमें सबसे पहला हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेड डोमिनेंस था। तो ओवरऑल मैं आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, जैसे जो बदलते पॉलिटिकल कंडीशंस थे, पॉलिटिकल कंडीशंस भी उस समय चेंज हो रहे थे। इजिप्ट, पर्सिया और नॉर्थ इंडिया में पावरफुल डायनेस्टीज उभर चुकी थी। मराठाज उनके इमीडिएट नेबर्स बन गए थे, और मराठा जो थे एग्रेसिव से टर्बुलेंट थे, यानी मराठा के आगे ये पुर्तगाली बिल्कुल भी नहीं टिक पाते थे। 1739 में मराठा ने सालसेट और बसीन पोर्तुगीज से छीन लिया। साथ ही साथ पोर्तुगीज जो थे वो रिलीजियसली इंटॉलरेंट थे। पोर्तुगीज का जो कन्वर्जन पॉलिसीज था, स्पेशली जेसुइट्स का इन्फ्लुएंस हिंदू और मुस्लिम दोनों को नाराज करता था। क्रिश्चियनिटी का जबरदस्ती प्रचार प्रसार करना और मुस्लिम एपेर्थीड से पॉलिटिकल अपोजिशन जो था वो बढ़ने लगा था। पोर्तुगीज जो थे वे गलत ट्रेड प्रैक्टिस करते थे, जो लोकल रूलर्स को पसंद नहीं आया। उनकी एरोगेंस और वायलेंस ने उनके छोटे स्टेट्स और मुगल, यानी कि जो छोटे छोटे स्टेट्स उस समय इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको भी अपना दुश्मन बना लिया और मुगल्स को भी अपना दुश्मन बना लिया। ब्राजील की जब खोज हुई थी तो उसके बाद पोर्तुगीज का जो ध्यान था ना, वो इंडिया से डाइवर्ट होकर वेस्ट की तरफ चला गया। 1580 से 1581 के अराउंड पुर्तगाल और स्पेन का फिर से रीयूनियन हुआ उनका। पुर्तगाल और स्पेन का यूनियन हुआ 1580 और 81 के अराउंड, जिसमें पुर्तगाल को स्पेन के कॉन्फ्लिक्ट्स में खींच लिया गया, स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड एंड हॉलैंड। अब जो सी रूट था इंडिया आने के लिए वो तो सीक्रेट था, पहले वो पोर्तुगीज का सीक्रेट था, लेकिन अब उस सीक्रेट को, ओशियन नेविगेशन को डच और इंग्लिश कंपनीज भी सीख गई थी। कंपटीशन बढ़ा और पोर्तुगीज जो थे वो हर कंपटीशन में पीछे छूट गए। जो डच और इंग्लिश थे इनसे पोर्तुगीज की भी हार हो रही थी, क्योंकि डच और इंग्लिश के पास ज्यादा रिसोर्सेस थे, उनका एम्बिशन और ज्यादा तगड़ा था, उनकी मैरीटाइम स्किल भी और ज्यादा स्ट्रांग थी। तो पोर्तुगीज जो थे वो ग्रेजुअली इंडिया के ट्रेड से एलिमिनेट हो गए।
एक टाइम पे जहां गोवा पोर्तुगीज का मेजर बेस था, विजयनगर एम्पायर का जब पतन हो जाता है तब उसकी इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाती है। जो स्पाइस ट्रेड था वो डच के कंट्रोल में चला गया और पुर्तगाल का इकोनॉमिक फोकस जो था वो ब्राजील में शिफ्ट हो गया। 1683 में मराठा ने गोवा पर 2 नेवल असॉल्ट के बाद इन्वेजन भी कर दिया। तो कंक्लूजन में हम लोग बोल सकते हैं डिक्लाइन में कि पुर्तगीज जिन्होंने सबसे पहले इंडिया का समुद्री रास्ता ढूंढा था, वो आखिर में डच और इंग्लिश के आगे पिछड़ गए और उनसे पीछे हो गए। तो डिक्लाइन हमने काफी डिटेल में देख लिया। अब ये देखते हैं कि पोर्तुगीज का सिग्निफिकेंस क्या था इंडिया में, कि इंडिया आने का सिग्निफिकेंस क्या हुआ। तो पोर्तुगीज जब इंडिया आए, उन्होंने सिर्फ एक नए यूरोपियन एरा की शुरुआत नहीं की, बल्कि नेवल पावर का एक नया युग भी शुरू किया। तो सबसे पहला पॉइंट है इमर्जेंस ऑफ नेवल पावर। पहले भी इंडिया में नेवल पावर्स थी, जैसे जो चोल किंगडम था ना, तो उसके पास नेवल पावर थी, वो स्ट्रांग थे नेवी के मैटर में। लेकिन पहली बार कोई फॉरेन पावर समुद्र के रास्ते इंडिया आई। उनके शिप्स में कैनन्स लगे होते थे, जो ट्रेड पर मोनोपोली बनाने का फर्स्ट स्टेप था। फोर्स के जरिए या फिर फोर्स की धमकी के जरिए पोर्तुगीज ने ओपनली कहा था कि वो और किसी भी रूलर को नहीं मानते, किसी भी रूलिंग को नहीं मानते, बस वो अपना रूल्स फॉलो करेंगे और अपने डिसाइसिव एडवांटेज बनाएंगे। दूसरा ये हुआ सिग्निफिकेंस की मिलिट्री इनोवेशन। 16th सेंचुरी मालाबार में पोर्तुगीज ने मिलिट्री इनोवेशन दिखाया। बॉडी आर्मर, मैचलॉक गन्स, शिप से उतारे गए ट्रेंड सोल्जर्स, इनकी वजह से मुगलों ने भी फील्ड गन्स और आर्टिलरी का यूज सीखा। किसके कारण सीखा? पुर्तगालियों के कारण। 1630s में जब डच का प्रेशर बढ़ने लगा, पोर्तुगीज ने शोर पे एक स्पेनिश मॉडल का इन्फेंट्री ट्रेनिंग सिस्टम को भी एडॉप्ट किया और ये सिस्टम बाद में फ्रेंच, इंग्लिश, मराठा और सिख्स ने भी अपनाया। इसी से सेपोय आर्मीज का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर कॉलोनियल एम्पायर बिल्डिंग का बेस बन गई। तो पहला हुआ इमर्जेंस ऑफ नेवल पावर, दूसरा मिलिट्री इनोवेशन, तीसरा आता है सुपीरियर मैरीटाइम टेक्नोलॉजी। पोर्तुगीज जो शिप्स थे ना, वो मल्टी डेक्ड थे, हेवी कंस्ट्रक्शन था, जो अटलांटिक गेल्स था उसे उसका सामना करने के लायक। ज्यादा कैनन्स कैरी करने में इनके शिप्स कैपेबल थे। उनका जो कैसल था वो प्रो एंड स्टर्न सिस्टम एनिमी शिप्स को बोर्ड करने और बेचने का और बचाने का एक इनोवेशन था। और इंडिया बाद में ये जो पोर्तुगीज का जो मल्टी डेक्ड हेवी कंस्ट्रक्शन, ज्यादा कैनन्स कैरी करने में कैपेबल, तो इन सारे सिस्टम को बाद में इंडिया के जो शिप बिल्डर्स थे उन्होंने भी इसको अडेप्ट किया। फिर आता ऑर्गेनाइजेशन एंड नेविगेशन मास्टरी। तो पोर्तुगीज के पास क्या क्या था? तो उनके पास था रॉयल आर्सेनल और डॉकयार्ड, पायलट और मैपिंग सिस्टम, स्टेट वर्सेस प्राइवेट मर्चेंट शिप्स का क्लियर सिस्टम। मुगल और मराठा कुछ एक्सटेंट तक इनका इन्फ्लुएंस ले सके, लेकिन सबसे ज्यादा सीखा इस चीज को किसने? तो डच और इंग्लिश ने। फिर कल्चरल और आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन की अगर इनकी बात करें, तो हालांकि पोर्तुगीज का जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन उन्होंने किया था, उसके कारण उनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन कम हाईलाइट होता है। फिर भी उन्होंने आर्ट्स और क्राफ्ट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मिशनरीज बिकेम टीचर्स एंड पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड स्कल्पचर। गोवा जो था वो सेंटर बना सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ वर्क, फिलिग्री वर्क, थ्रेडेड फोलिएज, ज्वेल्ड मेटल वर्क। ठीक है। जब पुर्तगाली चर्च की हम लोग बात करते हैं, तो जो उसका आर्किटेक्चरल लेआउट था वो सिंपल था, लेकिन जो इंटीरियर था वो वुड वर्क, पेंटिंग, कार्विंग्स, ये सब अच्छी क्वालिटी के थे। जो इंटीरियर था वो अच्छी क्वालिटी का था। तो पोर्तुगीज ने इंडिया में सिर्फ एक ट्रेडिंग पावर का रोल नहीं निभाया, बल्कि मिलिट्री, नेवल, कल्चरल और आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन भी किया, जो बाद के यूरोपियन पावर्स के लिए एक ग्राउंड वर्क बन गया। तो फाइनली अब ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर पूरा खत्म नहीं होता है, जो चैप्टर का एक सब टॉपिक है पोर्तुगीज अराइवल इन इंडिया, वो खत्म होता है। तो कंक्लूजन अगर हम लोग देखते हैं इसका, तो द अराइवल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया इन 1498 मार्क द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल प्रेजेंस इन द सब कॉन्टिनेंट। कोई दिक्कत का बात नहीं है, इजीली समझ आया होगा कि 1498 में जो पोर्तुगीज का अराइवल था, तो उससे जो यूरोपियन कॉलोनियल, जो यूरोप का उपनिवेशवाद था, वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुआ।
नेवल पावर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मैरीटाइम ट्रेड मोनोपोली लाए, मिलिट्री इनोवेशन किया, जैसे जो शिप्स थे उस पे कैनन तोप लगे रहते थे, फिर ड्रिल्ड इन्फेंट्री थी। दे एस्टैब्लिश्ड फोर्टिफाइड ट्रेड सेंटर्स अलोंग द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, यानी वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट पे उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया था, ट्रेड सेंटर एस्टैब्लिश किया था, गोवा, कैलिकट, हुगली। साथ ही साथ इन्होंने जो रीजनल पॉलिटिक्स और वारफेयर था उसमें भी इन्होंने रोल प्ले किया। ये सब चीज मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। However, their rigid religious policies, involvement in piracy and hostility toward local powers led to resentment and decline. लेकिन उनका जो रिलीजियस पॉलिसी था, हर किसी का कन्वर्जन करना चाहते थे, वो समुद्र में लूटपाट का काम करते थे, दूसरे लोकल पावर्स के प्रति उनका विरोध था, तो इस कारण से उनका डिक्लाइन भी होना स्टार्ट हुआ, स्पेशली विद द राइज ऑफ मुगल्स, मराठास एंड कंपटीशन फ्रॉम डच एंड इंग्लिश। और स्पेशली कब, जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे, मराठा स्ट्रॉन्ग होने आ गए, इंग्लिश आ गए। Despite their decline by the 18th century, the Portuguese left a lasting legacy in India's culture, artistic and maritime history. Remained in Goa until 1961, making them both the first to arrive and the last to leave. यानी कि डिक्लाइन तो उनका हुआ 18th सेंचुरी तक, लेकिन पुर्तगीज ने एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ी इंडिया के कल्चर में, आर्ट में, मैरीटाइम हिस्ट्री में, और गोवा में ये 1961 तक रहे, यानी कि सबसे पहले भी आए, सबसे लास्ट में गए। तो ये कंक्लूजन में जो भी चीज मैंने लिखा है, इसमें हर एक लाइन मैंने आपको काफी डिटेल में समझा दी है। तो अब ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे डच के बारे में, यानी कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इससे रिलेटेड पीडीएफ, इस पूरे नोट्स का पीडीएफ, इससे रिलेटेड प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।